ये मैं कहाँ आके फंस गई हूँ? मेरी लाइफ की वैल्यू क्या है? मुझे अपनी लाइफ के साथ आखिर करना क्या चाहिए? What is the meaning of my life? मुझे अपनी जिंदगी में आखिर क्या चाहिए? गाइस, क्या आपने भी अपने काफ़ी सारे नाइट्स मेरी तरह इन क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढने में निकाले हैं? मुझे तो अपनी लाइफ का वो फेज़ बहुत अच्छे से याद है जब डिप्रेस्ड होकर, कंफ्यूज्ड होकर, लाइफ से डिसअपॉइंट होकर बस यही आंसर्स ढूंढने में हर समय लगी रहती थी। आई एम श्योर आप मुझसे रिलेट कर पाएंगे कि लेट नाइट स्लो म्यूजिक के साथ गरम गरम मैगी खाते हुए बस इन सारे हजारों क्वेश्चंस पे मल्टीपल थॉट्स ही आते रहते और जवाब कुछ भी नहीं मिलता। अगर आपने भी मेरी तरह ऐसा कुछ फील किया हो या अपनी लाइफ से परेशान हो बिकॉज आपको अपने अस्तित्व में होने का कोई मतलब समझ में ना आ रहा हो, अपने लाइफ के एक्चुअल मीनिंग ही ना पता हो, तो आज की ये बुक आई एम श्योर आपको भी हेल्प करेगी। बस आपको शांत दिमाग के साथ आराम से इस बुक में शेयर्ड एक्सपीरियंसेस को फील करना है एंड अपनी लाइफ से रिलेट करके अपने लिए वैल्यूएबल टीचिंग्स एक्सट्रैक्ट करना है। तो चलिए आज की ये इंटरेस्टिंग जर्नी जिसमें बहुत से रोलर कोस्टर मूव्स आएंगे उसे शुरू करते हैं। मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, जीवन के अर्थ की तलाश में मनुष्य, which is written by Viktor Frankl and this audiobook summary is narrated to you by Aesthetic Narrator. बट इस जर्नी में डाइव इन करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ एस्थेटिक नरेटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आपको मेरे ये एफर्ट्स, मेरी खुद से बनाई हुई ये समरीज़ एंड मेरी ये ऑडियो बुक्स अगर आपको पसंद आ रही हो तो एक स्माइल के साथ इसे लाइक भी ज़रूर कर दें। एंड नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। इंट्रोडक्शन। इस बुक में ऑथर ने हिटलर के टाइम पे प्रिजनर्स के मेंटल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशंस को माइन्यूटली डिस्क्राइब किया है। हिटलर के इन कैंप्स में होने वाले टॉर्चर्स के बारे में तो हम सभी अवेयर हैं, लेकिन उस दौरान प्रिजनर्स के साइकोलॉजिकल एज वेल एज इमोशनल कंडीशंस एंड फीलिंग्स पर क्या असर हुआ ये शायद हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये प्रिजनर्स के सफरिंग्स उनकी आइडेंटिटी के तरह ही हमसे हिडन और गुमनाम ही रहे हैं। सो ऑथर इस बुक में उन्हीं किस्सों का जिक्र करके हमारे लाइफ में डेली बेसिस पे आने वाले प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज करके उन्हें फेस करना सिखाते हैं। इन एक्सपीरियंसेस से उन्होंने ना सिर्फ इंसान के मूड, उनके मनोदशा को प्यास के परतों की तरह ओपन किया है, बल्कि इन सभी सिचुएशंस को सॉल्व करते हुए उनसे निपटने के बारे में साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करने की सक्सेसफुल कोशिश की है। इवन दो ये बुक यहीं तक लिमिटेड नहीं है, ये बुक हमारी सोसाइटी एंड ह्यूमंस के लाइफ के अलग अलग डायमेंशन से इंट्रोड्यूस कराने और उन्हें जोड़ने का काम भी करती है। ऐसे ही डेली लाइफ के मुश्किल सिचुएशंस में जीत हासिल करने, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन जैसे इश्यूज से डील करने एंड ह्यूमन टेंडेंसी के अनटच्ड एरियाज एंड डायमेंशन से रूबरू होने के लिए शुरू करते हैं आज की हमारी समरी। ये कहानी एक आम से कैदी के रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में है। इसमें उन भयानक बातों का कोई खास जिक्र नहीं किया गया है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई थी। इस बारे में बहुत सी बुक्स ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी हैं, कई कहानियाँ लिखी जा चुकी हैं। हमारी कहानी उस आम आदमी, उस नॉर्मल मैन के बारे में है जो अपना सब कुछ खो चुका था, यहाँ तक कि अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान भी। और ये स्ट्रगल की कहानी है जो खुद की पहचान बनाए रखने की कोशिश में है, बावजूद उन तमाम जुल्मों सितम के जो उस कंसंट्रेशन कैंप में किए गए थे। उन बेनाम कैदियों की कहानी जो सिर्फ एक नंबर से ज़्यादा और कुछ भी नहीं थे। उनकी पहचान और इज्जत छीनकर उन्हें सूअर के नाम से पुकारा जाता था।
नहीं, हम कोई हीरो या शहीद नहीं थे। हम सिर्फ हड्डियों और मांस के ढांचे भर थे, जिन्हें अपने पेट की भूख मिटाने के लिए रोटी के टुकड़े के साथ साथ इंसान बने रहने की जद्दोजहद भी करनी पड़ती थी। ये माना जाता है कि साइकोलॉजी की स्टडी करने के लिए डिटैचमेंट यानी सख्त दिल होना पड़ता है। हाँ, शायद इसलिए कंसंट्रेशन कैंप के कैदी की दर्द भरी दास्तां कोई भी बाहरी इंसान कभी समझ नहीं सकता। ये वो ही समझ पाएगा जिसने उस दुनिया को करीब से देखा हो। ऑथर विक्टर फ्रैंकल अपनी बुक के स्टार्टिंग में कहते हैं कि ये बुक किसी फैक्चुअल इवेंट्स या डेट्स को डिस्क्राइब करने का लेखा जोखा नहीं है, रादर लैक्स ऑफ वॉर प्रिजनर्स के वेरियस एक्सपीरियंसेस का वो डॉक्यूमेंट है जो उन्हें सिर्फ अपने पेन्स एंड सफरिंग्स की याद दिलाते हैं। ये प्रिजन में झेल रहे उन सारे प्रिजनर्स के दुख दर्द के अंदरूनी पर्दों को अपने सामने खोलती हैं। ऑथर आगे कहते हैं कि मैं इस किताब को गुमनाम तरीके से छपवाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी मेरे कैदी नंबर के अलावा और कुछ भी मेरे बारे में जाने, मगर फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे हिम्मत करके आगे आकर अपनी पहचान बतानी चाहिए, जिससे ज़्यादा लोग ये बुक्स पढ़ पाएँ। अपनी आज़ादी से कुछ ही हफ्तों पहले तक मैं एक बीमार कैदी था। 3 साल मैंने उस जेल में बिताए थे। मैं ज़्यादातर रेलवे लाइंस पर काम करता था। मेरा काम था ट्रैक्स खोदना और मैं हमेशा लेइंग और खुदाई का काम करता था। एक दिन मैंने एक टनल अकेले ही खोदी। ये 1944 की बात है। उस साल क्रिसमस पर मुझे प्रीमियम कूपन्स मिले। मेरे पास पूरे 12 कूपन्स थे। इसके बदले 12 सिगरेट्स या 12 सूप्स ले सकता था। हमें कंस्ट्रक्शन फर्म्स में गुलामों की तरह बेचा गया था, जिसके बदले में कंसंट्रेशन कैंप को फर्म की तरफ से हर कैदी के हिसाब से पैसे मिलते थे, और इस तरह मैं भी कैदी नंबर 119104 बनकर रह गया था। द ट्रॉमा ऑफ कंसंट्रेशन कैंप्स। विक्टर फ्रैंकल वियना में एक प्रोफेसर और साइकाइट्रिस्ट थे। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उन्हें यहूदी होने के कारण, ज्यू होने के कारण अरेस्ट कर लिया गया और एक कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया। उनके परिवार के बाकी लोगों को भी पकड़कर अलग अलग कैंप्स में भेज दिया गया। विक्टर को छोड़कर सब के सब मारे गए। कंसंट्रेशन कैंप में विक्टर ने इंसानियत का घिनौना रूप देखा। वहाँ प्रिजनर्स को अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। उन्हें हमेशा अपमानित किया जाता था। दिन भर लेबर वर्क करवाया जाता था और आधा पेट ही खाने को दिया जाता था। इससे बहुत से कैदी स्केलेटन की तरह दिखने लगे थे। विक्टर ने देखा कि बहुत से प्रिजनर्स जीने की सारी उम्मीद, सारी की सारी होप्स छोड़ चुके थे। उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता था और वे बाकी की ज़िंदगी डिप्रेशन में ही जीते थे। इससे उन्हें तरह तरह की डिजीजेस हो जाती थी और समय से पहले ही उनकी मौत भी हो जाती थी। 3 साइकोलॉजिकल रिएक्शंस। कैंप में एडमिशन। कैंप में रहते हुए मैंने कैदियों के साइकोलॉजिकल रिएक्शंस के 3 फेजेस को बारीकी से देखा और समझा। उन्होंने नोटिस किया कि प्रिजन में कैदी 3 स्टेजेस से गुजरते हैं। नंबर 1, शुरुआत में सब प्रिजनर्स को शॉक लगता है। वे समझ ही नहीं पाते थे कि उनके साथ क्या हो रहा है। नंबर 2, इसके बाद धीरे धीरे वे कैंप की लाइफ में सेटल हो जाते थे, लेकिन अब उन्हें जिंदगी जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वे अपने काम को सजा मानकर करते थे और चिंता में जीते थे। एंड 3rd स्टेज में प्रिजनर एक ज़ॉम्बी की तरह हो जाते थे। वे लाइफ का मीनिंग खो देते थे। वे अंदर से बहुत ही कड़वे हो जाते थे और जीने की सारी उम्मीद खो देते थे। वे जिंदगी डिप्रेशन में जीने लगते थे। जब भी कोई कैदी कैंप में लाया जाता तो वहाँ की हालत देखकर गहरे सदमे में चला जाता था। हमने कई दिनों तक ट्रेन से ट्रैवल किया। कैदियों को ठूस ठूस कर कैरियज में भरा गया था। केवल ऊपरी हिस्से में सांस बाहर लेने की कुछ जगह बची हुई थी। हर कोच में 80 के करीब कैदी थे।
हमें लगा कि हमें पोलैंड में मजदूरी के लिए ले जाया जा रहा है, मगर हम डर से कांप उठे जब हमारी ट्रेन ऑशविट्ज पर आकर रुकी। ऑशविट्ज का मतलब था कब्रिस्तान और गैस चेम्बर्स। फिर जल्द ही हमें वॉच टावर्स, कांटेदार तारों वाली ऊंची दीवार और कैदियों की लंबी लाइन दिखाई दे गए। हमारे कैरियज के दरवाजे खुले। स्ट्राइप्ड यूनिफॉर्म पहने हुए कुछ कैदी अंदर दाखिल हुए, जिनके सर मुंडे हुए थे और सेहत भी ठीक लग रही थी। उन लोगों के पीछे पीछे हम एक सीध में पहुंचे। जो खास कैदी हमें अपने साथ ले गए, इन्हें कैपोस कहा जाता था। ये लोग कैंप में गार्ड की हैसियत से रहते थे। आम कैदियों की तरह इन्हें भूखा प्यासा नहीं रखा जाता था। इनमें से कई तो ऐसे भी थे जो यहाँ रहकर पहले की जिंदगी से ज्यादा खुश थे। ये सारे कैपोस असली गार्ड से ज्यादा जल्लाद होते थे। हर शेड में 200 कैदियों को रखा जाता था। हमारी ट्रेन में कुल 1500 मुसाफिर थे जो यहाँ लाए गए थे। हम सब यहाँ सही सलामत रहने की दुआ कर रहे थे। हमें हमारा सामान ट्रेन में ही छोड़ने का हुक्म मिला। फिर हमें लाइन में खड़ा किया गया। आदमी और औरतों की अलग अलग लाइन बनाई गई। एक ऑफिसर ने हम सब की जांच की। वो हमको लेफ्ट या राइट में जाने का इशारा कर रहा था। हम में से ज्यादातर लेफ्ट की तरफ रखे गए। उस एक इशारे ने हमारी जिंदगी का फैसला कर दिया था। मुझे किसी ने कान में बताया कि जो राइट में भेजे गए हैं उनसे काम लिया जाएगा और जो लेफ्ट में है वो बीमार और बेकार है। जब मेरी बारी आई तो मैंने हर तरह से चुस्त दुरुस्त दिखने की कोशिश की और मेरे सामने खड़े आदमी ने मुझे राइट का इशारा दे दिया। लेफ्ट का मतलब था मौत, डेथ, और हम में से 90% लोगों की किस्मत का फैसला यही था। और कुछ ही घंटों बाद उन्हें स्टेशन से क्रेमेटोरियम ले जाया गया, जहां एक इमारत थी जिसके बड़े से दरवाजे में अलग अलग यूरोपियन भाषाओं में बाथ लिखा हुआ था। हर कैदी को एक छोटा साबुन तो दिया गया, मगर शावर में पानी नहीं था। उसी शाम मुझे सच्चाई पता चली जब मैंने एक दूसरे कैदी से अपने साथी के बारे में पूछताछ की, जिसे मेरी तरह राइट में नहीं बल्कि दूसरी तरफ लेफ्ट में जाने का ऑर्डर मिला था। उस कैदी ने चिमनी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम्हारा दोस्त वहां चिमनी से निकल रहे धुएं के जरिए जन्नत पहुंच गया था, क्योंकि जर्मन्स ने उसे जिंदा ही जला डाला था उस गैस चेम्बर के अंदर। जो लोग कमजोर थे उन्हें कैंप के लिए बोझ समझा गया और उनकी किस्मत में मौत लिख दी गई थी। यही उनका तरीका था और इसलिए वहां इंसानी जान की कोई कीमत नहीं थी। हम में से जो लोग राइट में गए उन्हें गार्ड अपने साथ काम पर लेकर गए। हमें क्लेंजिंग स्टेशन की तरफ भागने को कहा गया। हम कैंप के चारों तरफ लगी कांटेदार तारों से पास से गुजरे। इन कांटेदार तारों में बिजली का करंट दौड़ता था। गार्ड्स ने हम सबको बारी बारी जांचा। उनकी आंखें हमारे वॉचेस और जेवरों पर थी। फिर हमें एक कंबल दिए गए जिसमें हमें अपनी सभी चीजें डालनी थी। कुछ लोगों ने अपने मेडल या शादी की अंगूठी रखने की गुहार की, मगर किसी को भी अपने पास कुछ भी रखने की इजाजत नहीं मिली। फिर एक गार्ड ने चिल्लाकर 2 मिनट के अंदर सभी को अपने कपड़े उतारने को बोला, सिर्फ जूते छोड़कर। हम सब वहीं पर लाइन में खड़े खड़े नंगे कर दिए गए। जिन्होंने बेल्ट नहीं उतारी थी, गार्ड्स ने उन पर कोड़े बरसाए। हमें एक कमरे में ले जाकर शेव कराया गया। हमारे बदन पर एक बाल तक नहीं छोड़ा गया। हम खुद को ही नहीं पहचान पा रहे थे। उसके बाद फिर से हम सब एक लाइन फॉर्म कर लिए, जिसके बाद हमें नहाना था। ये गनीमत थी कि स्प्रेज में से सचमुच पानी ही आ रहा था, कोई गैस नहीं। मेरे बदन पर चश्मे के अलावा और कुछ नहीं था, एक बाल तक नहीं। हम खुद पूरे नंगे खड़े होकर बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रहे थे, लेकिन इसके अलावा और चारा भी क्या था हमारे पास। बदन पर एक भी रेशा नहीं, अपनी कोई भी चीज़ अपने पास नहीं। अपने नंगेपन को छुपाने की खातिर बदन के बाल तक नहीं। हम गीले होकर यूं ही खड़े थे। अब आगे क्या होगा यही सोचते हुए। रूटीन और निराशा से भरे दिन। उस रात मैंने दूसरे 8 कैदियों के साथ 8 फीट की एक कोठरी में रात गुजारी। वही हमारा बिस्तर था जिसमें हम सब एक दूसरे से चिपके हुए लेट गए थे।
हम 8 लोगों को ओढ़ने के लिए 2 कंबल दिए गए थे। ये बात झूठ है जब हम ये सोचते हैं या जब कोई ऐसा कहता है कि कोई किसी के बगैर नहीं रह सकता, कोई उसके बगैर नहीं सो सकता। हम उस तंग जगह पर किसी तरह नींद भर सोने की जद्दोजहद कर रहे थे। हम बगैर ब्रश किए दिन की शुरुआत किया करते थे। महीनों तक हमें कपड़े बदलने का मौका तक नहीं मिलता था, क्योंकि पूरे तरीके से फटे हुए कपड़ों के अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं था। नहाना भी हमें मुश्किल से ही नसीब होता था। काम करते करते हमारे हाथों पर छाले पड़ जाते थे, लेकिन दवा का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। सही कहता था दोस्तोस्की कि इंसान कुछ भी झेल सकता है। बिजली के तारों को छूकर खुदकुशी करने का ख्याल हम सबके जहन में आया था। हमें हर वक्त ये डर सताता था कि कहीं हमें भी बाकियों की तरह गैस चेंबर में ले जाकर जिंदा ना जला दे। ऊपर से गार्ड्स अक्सर बिना वजह हमें पीटा करते थे। हम जिंदगी से पूरी तरह नाउम्मीद हो चुके थे। हमें हर वक्त ऐसा लगता था कि मौत हमारे सर पर नाच रही है और कब किस वक्त हमें दबोच लेगी कुछ भी पता नहीं था। हमारे साथ एक डॉक्टर भी था जो मेरा ही साथी था। वो अपने कोठरी से बचकर हमारी कोठरी में आ गया था। वो हमारे ऑश्विट्ज पहुंचने के हफ्ते भर पहले ही आया था और उसी ने हमें बताया कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, यहाँ काम करने के लिए खुद को फिट दिखाते रहो। यहाँ ऐसे बहुत से कैदी हैं जो बीमार हैं, बहुत निराश और दुखी लगते हैं। ऐसे लोगों को गैस चेंबर में ले जाकर मार दिया जाता है। इन्हें ये लोग मुस्लिम्स कहकर बुलाते हैं। कंसंट्रेशन कैंप में रहते हुए हम सब अपनी जिंदगियों से बहुत मायूस हो चुके थे। बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आता था। जिस दिन से हम कैंप में आए थे, अपने घर और फैमिली मेंबर्स की याद में तड़प रहे थे। जो हमने देखा वो हमारे लिए एक भयानक सपने की तरह था, बेहद घिनौना और दर्दनाक। मगर आने के बाद धीरे धीरे हम सब चीजों के आदी होते गए। हम इतने निराश थे जिंदगी से कि अब हमें कुछ भी महसूस नहीं होता था। एक भिखारी के कपड़े भी शायद हमसे ज्यादा बेहतर होते होंगे। जो यूनिफॉर्म हमें मिली थी वो सिर्फ अपने बॉडी के कुछ पार्ट्स को छुपाने के लिए दी गई थी। अगर कोई दूसरी कोठरी में जाता दिखता तो उसे कड़ी सजा मिलती थी। उन कोठरियों में हम अपने सारे काम करते थे, खाना, सोना, यहाँ तक कि वॉशरूम भी। हमारी कोठरियाँ एक तरह से नर्क से भी बदतर हालत में थी। जो नए कैदी लाए गए उनकी हालत और भी खराब थी। उनसे वॉशरूम साफ करवाई जाती थी। मना करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। जो मना करता उसके ही मुंह पर पॉटी मल दी जाती थी और जो उस गंदगी को हटाने की कोशिश करता उसे कैपोस की मार झेलनी पड़ती थी। अक्सर कैदियों की पनिशमेंट परेड्स निकाली जाती थी। उन्हें कैंप के चारों ओर कई कई घंटे गार्ड्स की मार खाते हुए मार्च करना होता था। एक 12 साल के लड़के को सजा के तौर पर बर्फ पर नंगे पैर खड़े होने का हुक्म मिला। बहुत देर तक उसी हालत में रहने से उसे फ्रॉस्ट बाइट और गैंग्रीन हो गया था। ये हर रोज की बात थी जब हम लोगों को दर्द से तड़पते हुए और मरते हुए देखते थे। ये अब हमें बेहद आम लगने लगे थे। हमें अब कुछ भी महसूस नहीं होता था, ना कोई दर्द, ना दुख, ना दया और ना ही हमारे मन में डर था। गहरे सदमे की हालत में हम इन सब इंसानी जज्बातों को भूल ही चुके थे। सिर्फ एक खालीपन था जो हमारे भीतर बसा हुआ था, ऐसा खालीपन जिसमें अब जज्बातों के लिए कोई जगह नहीं थी। मुझे एक बार टाइफस के बीमार कैदियों की कोठरी में रखा गया। उनकी हालत बहुत खराब थी। सबको तेज बुखार चढ़ा हुआ था और वो बहुत जोरों से कांप रहे थे। कई लोग तो मेरी आंखों के सामने ही मर गए। हर मौत के बाद दूसरे कैदी मरने वाले की लाश पर टूट पड़ते थे। कोई मरे हुए का कोट झपट लेता था तो कोई उसके जूते और कोई उस कैदी का बचा हुआ खाना खा जाता था। सिर्फ 2 घंटे पहले ही तो मैं उस आदमी से बातें कर रहा था और अब उसके मरते ही वहां हड़बड़ी मच गई। उसकी चीजों को हथियाने की छीना झपटी चल रही थी। उस शोरगुल के बीच में मैं भी चुपचाप अपना सूप पीता रहा। गार्ड्स हम लोगों को जब चाहे तब पीट देते थे। एक दिन जब मैं रेलवे ट्रैक पर काम कर रहा था तो बड़े जोर का बर्फीला तूफान आया। मैं झुककर 2 पल के लिए सुस्ता ही रहा था कि वहां खड़े एक गार्ड की नजर मुझ पर पड़ी।
उसे ना जाने क्या लगा कि उसने एक पत्थर उठाया, मुझ पर फेंका। मुझे उस दिन अपनी हालत उस जानवर सी लगी जो खेतों में काम करता है। मुझे एक बार सर पर सिर्फ इस वजह से 2 बार मारा गया क्योंकि मेरे पीछे वाला कैदी लाइन पर नहीं चल रहा था। ऐसे मौकों पर मार खाने से उतनी तकलीफ नहीं होती थी जितना बेइज्जती और जुल्म की इंतहा से होती थी। हर वक्त बेवजह के मार ने हमारे आत्मसम्मान का गला घोट दिया था। हमारी इंसानियत छीनकर हमें जानवर बना दिया गया था। लगभग हम सभी को बहुत ज्यादा काम करने की वजह से एडेमा हो गया था। हम सबका हाथ पैर बुरी तरह सूजे हुए थे। हमारी स्किन इतनी सख्त हो चुकी थी कि घुटनों को मोड़ने में हमें तकलीफ होती थी। पैर इतने बड़े हो चुके थे कि उनमें जूते नहीं आ पाते थे, मगर जूते पहनना हमारी मजबूरी थी क्योंकि मार्चिंग के लिए और बर्फ में काम करते वक्त हम नंगे पांव नहीं रह सकते थे। बहुत दफा ऐसा भी हुआ कि मार्चिंग करते हुए कोई कैदी बर्फ में फिसल पड़ा और पीछे से बाकी लोग उस पर गिर पड़े। ऐसे में गार्ड एक पल की भी देरी नहीं करता था, अपने राइफल के पीछे हिस्से से हमें मारने लगता था। हमें ऐसा कहा जाता कि नॉर्मल लेबर्स हमसे भी कम वक्त में बहुत सारा काम कर लिया करते हैं, मगर क्या नॉर्मल लेबर को हमारी तरह ही रोटी का छोटा सा टुकड़ा और पतला सूप मिलता था? वे हमारी तरह अपने परिवार और घर के लिए नहीं तड़पते हैं और ना ही उन्हें बात बात पर जानवरों की तरह पीटा जाता था। हमारी ये उदासी एक तरह से हमारा सेल्फ डिफेंस थी। हमें सिर्फ किसी तरह जिंदा रखने की हवस थी। हम में से हर कोई अक्सर दिन ढल जाने के बाद यही कहता कि चलो आज का दिन भी बीत गया। अब हमारे ख्याल और जज्बात सिर्फ जिंदा रहने और भूख प्यास मिटाने तक सीमित थे। जो भी कैदी सोता था वो सिर्फ रोटी, केक और गर्म पानी से नहाने के सपने देखा करता था। काम के दौरान गार्ड्स की आंखों से बचकर अक्सर हम सब अपने पसंदीदा फेवरेट खाने का जिक्र किया करते थे। हम अक्सर आपस में रेसिपी शेयर किया करते थे। अपनी आजादी की उम्मीद दिल में लिए हम इस कैद से छूटने के बाद रीयूनियन की प्लानिंग्स भी किया करते थे। सभी लोग उसी दिन का इंतजार कर रहे थे जब वे यहाँ से रिहा होकर अपने अपने घर लौटेंगे और अपने परिवार वालों के साथ बैठकर हंसी खुशी खाना खाएंगे। हमारा ये खूबसूरत सपना हमारी इस रोटी के चंद टुकड़ों पर पानी से बने सूप की हकीकत से बहुत दूर था। कभी कभी हमें चीज और मार्गरीन खाने को मिल जाता था और कभी घटिया किस्म के सॉसेजेस या पतला सा जैम भी। हमारे भारी भरकम काम के हिसाब से ये खुराक बहुत हल्की थी, खासकर तब जब हमारे पास पहनने को सिर्फ चिथड़े ही थे। शरीर से जब सारा फैट खत्म हो जाता है तो शरीर खुद को ही खाने लगता है। भरपूर खुराक ना मिलने पर मसल्स गायब हो जाती हैं। जब बाहर से प्रोटीन नहीं मिलता तो शरीर अपने अंदर जमा फैट को ही जलाने लगता है। हम हर दिन खुद को हड्डियों का ढांचा बनते हुए देख रहे थे। हमारी हालत ये थी कि कोठरी में भुखमरी से अब किसकी मौत होगी ये हम यकीन के साथ कह सकते थे। रात सोने से पहले मैं खुद से ही कहता था, मेरा ये शरीर अब बस पिंजर बनकर रह गया है। मैं क्या था और अब क्या हो गया हूँ। हर सुबह सूरज निकलने से भी पहले तेज आवाज में 3 सीटियां बजाई जाती थी, जिनकी आवाज सुनते ही हमें उठना होता था। हम जैसे तैसे अपने पैरों पर खड़े हो जाते थे, काम पर जाने के लिए सूजे हुए पैरों के साथ गीले जूते पहनने की जद्दोजहद करते हुए, फिर उसी तरह लड़खड़ाते कदमों के साथ बाहर निकलते बर्फ पर मार्च करने के लिए। हर रोज रेलवे ट्रैक खोदते हुए हम अपने दोपहर के खाने का बेसब्री से इंतजार किया करते थे कि कब सायरन बजे और कब हमें खाने को मिले। हमें सुबह 9:30 से 10 बजे के बीच खाना दिया जाता था। यही हमारे पूरे दिन का सबसे खास वक्त होता था। सब इतने भूखे होते थे कि हम में से कुछ लोग तो पलक झपकते ही पूरा खाना खा जाते थे, मगर मैं खाने का एक हिस्सा बचाकर अपनी जेबों में भर लेता और फिर उसे थोड़ा थोड़ा करके खाया करता था। मेरा तबादला ऑशविट्ज से दशाओं के कंसंट्रेशन कैंप में कर दिया गया। वहाँ कुल 2000 कैदी थे। जाते वक्त हमारी ट्रेन वियना से होकर गुजरी, वही शहर जहाँ मेरा घर था। प्रिजन कार के अंदर हम सब कुल 50 लोग थे। हमें ठूस कर उस डब्बे में भरा गया था जिसमें एक भी खिड़की नहीं थी। हम में से कुछ लोग जमीन पर बैठ गए, जबकि कुछ पूरे सफर में खड़े रहे
उस डब्बे में 2 बड़े छेद थे जिससे हमें बाहर का मंजर दिख रहा था। ट्रेन की पटरियां मेरे वतन से होकर गुजरती थी और उस घर के पास से भी जहां कभी मैं रहा करता था। अपने घर की याद आते ही मैं तड़प उठा। मैंने बाकियों से मिन्नतें की कि वे मुझे थोड़ी सी जगह दे दे ताकि छेद में से मैं अपना घर देख सकूं, मगर मेरी बातों और मेरे जज्बात का उन पर कोई असर नहीं हुआ। किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं अपना घर देख सकूं, कुछ पल के लिए ही सही। मगर उन लोगों ने मुझे छेद तक पहुंचने की जगह नहीं दी, बल्कि उसमें से एक कैदी ने ताना मारा, तुम इतने साल तक यहाँ रह चुके हो? अच्छा, फिर तो तुम पहले से ही इस जगह को अच्छी तरह देख चुके होंगे। जीवन का अर्थ समझने की कोशिश करता इंसान। 1945 के सर्दियों से लेकर बसंत का मौसम आने तक ऑशविट्ज कैंप में टाइफस कहर फैला हुआ था। लगभग सभी कैदी इसका शिकार बन चुके थे। कई लोग इस बीमारी से मर भी गए थे। जो बीमार थे उनके लिए अलग क्वार्टर्स के इंतजाम किए गए थे, मगर वहाँ किसी भी तरह की दवा या कोई डॉक्टर नहीं था। मैं भी इस बीमारी के चपेट में आ गया था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप टाइफस के बारे में नहीं जानते हैं तो ये एक प्रकार का रोग है जिसका आरंभ अचानक होता है। इसमें सिर दर्द, सर्दी लगना, फीवर, शरीर में पेन होना और 3rd से 5th डे के बीच दाने निकलने और विषाक्तता के लक्षण भी होते हैं। मैं भी इस बीमारी के चपेट में आ गया था। इसके असर से बचने के लिए मैं सोता नहीं था, बल्कि अपने दिमाग में लेक्चर्स तैयार करता रहता था। जिस दिन हमें कैंप लाया गया था उस वक्त मैंने अपनी सभी मैन्युस्क्रिप्ट वहाँ जमा करवा दी थी। खुद को बिजी रखने के लिए मैं कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर लिखा करता था। कोई कैदी भले ही शारीरिक और मानसिक तौर पर टूट जाए, मगर उसकी आत्मा को आप मार नहीं सकते। विश्वास में वो ताकत है जो हमें बदतर हालत में भी जिंदा रखती है। हम में से कुछ लोग दिन भर काम करने के बाद अपनी कोठरी पे प्रेयर करने के लिए इकट्ठा होते थे। कैंप सर्वाइवल के बारे में एक गलत धारणा है, वो ये कि जो सर्वाइव कर लेते हैं वे शरीर से मजबूत होते हैं, मगर ये सच नहीं है। यहाँ वही सर्वाइव कर सकता है जिसकी रूह ताकतवर होती है, जो ऊपर वाले पर पूरा विश्वास रखता है कि उसके घर में देर है अंधेर नहीं। सेंसिटिव, इंटेलेक्चुअल्स और थिंकर्स जैसे लोग ही अकेलेपन और निराशा के पलों में खुद को संभाल सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी आत्मा की गहराइयों में सुकून का एहसास होता है। भले ही बाहर से उन्हें दर्द या तकलीफ झेलनी पड़े, मगर उनकी आत्मा आकाश में उड़ते पंछियों की तरह आज़ाद होती है। जब कोई तुमसे तुम्हारी हर चीज़ छीन ले, तुम्हारा काम, तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारा परिवार, यहाँ तक कि तुम्हारी पहचान भी, तो आप कैसे ज़िंदगी के मायने ढूंढ सकते हो? जब सर पर हर वक्त मौत का खतरा मंडरा रहा हो तो बॉडी भी सूख कर कांटे की तरह लगने लगती है। ऐसे में कहीं भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आती है। तो ऐसी ज़िंदगी के मायने ही क्या है? एक कैंप प्रिजनर ऐसी ज़िंदगी से भला क्या उम्मीद कर सकता है? क्या उसके पास अब भी कुछ बचा है जो उसके जिंदा रहने की वजह बन सके? या इससे बेहतर तो वो हार मानकर जीने की आस ही छोड़ दे। जैसा मैंने कहा कि मैं कैंप में कोई साइकाइट्रिस्ट नहीं था, पर मैंने वहाँ रहते हुए उन कैदियों को बहुत करीब से देखा था। उनके हर साइकोलॉजिकल रिएक्शंस को बारीकी से समझा था। हमारे रोज़मर्रे के भूख, जुल्म और मौत की जंग से मैं अपनी लोगोथेरेपी की पढ़ाई भूल गया था, और मैंने ये भी जान लिया था कि ये प्यार भरी यादें और कुदरत की खूबसूरती का ही कमाल है जो ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी में भी कैदियों को जीने की एक वजह दे रही थी। मैंने अपनी कोठरी में बैठकर इन किताब का मैन्युस्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया था। कई बार ज़रूरत पड़ती तो मैं अपने साथियों की काउंसलिंग भी करता था। आखिर हम सब आज़ादी की उम्मीद का चिराग अपने दिलों में जलाए बैठे थे। यहाँ से निकलकर दोबारा जिंदगी जीने का ख्वाब हम सब देखते रहते थे, और अगर आज़ाद होने के बाद कुछ ना बन सकता तो ज़िंदगी की नई शुरुआत करने का सपना भी हमारे मन में था। और सबसे ज़रूरी बात तो ये थी कि हम अभी जिंदा थे, हमारी सांसें भी सलामत थी, और जब तक जिंदगी है तब तक उम्मीद भी है। एक दिन सुबह बहुत जल्द ही हम अपने काम पर निकल गए थे। गार्ड्स हम पर चिल्ला रहे थे, टुकड़ी आगे बढ़ो, बाएं 2 3 4, बाएं 2
3, 4। जो धीरे चल रहे थे उन्हें लातें पड़ रही थी। हम पानी से भरे हुए गड्ढों और बड़े बड़े पत्थरों से टकराते हुए उस अंधेरे में चलते रहे। तभी अचानक मेरे आगे वाला आदमी मेरे कान में फुसफुसाया, क्या होगा अगर हमारी बीवियां हमें ऐसे देख ले? यही अच्छा होगा अगर उन्हें ये सब पता ही ना चले। उस आदमी की बात सुनकर मुझे मेरी वाइफ की याद आ गई। मैंने आसमां की तरफ देखा। उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने तैरने लगा। सूरज की पहली किरण के साथ उसकी मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर फैल गई थी। उस दिन पहली बार मुझे प्रेम भरी कविताओं और गानों का एक्चुअल मीनिंग, उनका डीप अर्थ समझ में आया था। इंसान की मुक्ति प्रेम में है, केवल प्रेम में। मैं वो आदमी था जिसके पास कुछ नहीं था, जो इस वीराने में इतनी तकलीफ़ें झेल रहा था। फिर भी मेरी प्यारी बीवी की याद ने उस एक पल को खुशियों से भर दिया था। मैं दिल ही दिल उससे बातें करने लगा। उसके बारे में सोचते हुए मैं उससे सवाल पूछता रहा। वो उन सवालों का जवाब देती रही। मेरे आगे चलते हुए लोग गिर रहे थे, गाद से कोड़े खा रहे थे, मगर मैं अपने ख्यालों में ही डूबा हुआ था। जल्द ही हम वर्क साइट पर पहुंचे। सब अच्छे टूल्स लेने के लिए कोठरियों की तरफ भाग रहे थे। हमने काम शुरू किया। पीछे से गार्ड्स का चिल्लाना जारी था, जरा तेज हाथ नहीं चला सकते क्या सुवरों? मैं अपनी पत्नी के ख्यालों में खोया रहा। वो जिंदा भी है या नहीं ये तक मुझे मालूम नहीं था, मगर मेरी उम्मीद बरकरार रखने के लिए सिर्फ उसकी याद ही काफ़ी नहीं थी। मेरी रूह, मेरा अस्तित्व उसके प्यार से सरोबार था। फिर चाहे वो मेरे पास थी या मुझसे दूर, जिंदा भी थी या नहीं, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता था। जिसे हम बहुत चाहते हैं उसका प्यार ही उसे हमारी यादों में जिंदा रखता है, हमेशा हमेशा के लिए। यही तो लोगोथेरेपी का मतलब था। ये बहुत ज़रूरी था कि आज़ाद होने के बाद भी एक प्रिजनर अपनी ज़िंदगी के सही मायने तलाश करे, अपने होने के अर्थ समझे, चाहे उसका कोई भी अपना जिंदा ना बचा हो, चाहे वो अकेला हो, चाहे उसका घर उजड़ चुका हो और उसकी रोज़ी रोटी छिन चुकी हो, फिर भी उसे जीने की नई वजह ढूंढनी है। चाहे ये ज़िंदगी हमें कुछ भी दे, हमें अपने जीने की असली वजह ढूंढनी ही होगी। ऑशविट्ज़ से दकाऊ जाते हुए हमने कुदरत को जी भर के निहारा। हमने हरे भरे पहाड़ देखे। सूरज हमारी ट्रेन की बंद खिड़कियों में भी पूरी तरह रोशन था। हमने आसमान को अनेक रूपों में देखा, नीले से लाल रंग बदलते हुए। कुदरत को इतना खूबसूरत हमने पहले कभी नहीं पाया था। कुछ पलों के लिए ही सही, पर हम इन नज़ारों को देखकर बेहद खुश थे। मेरा एक साथी खुशी से बोला, ये दुनिया कितनी सुंदर है। आज़ादी। जो कैदी बीमार थे उन पर सिर्फ इतना सा रहम किया जाता था कि वो एक कोठी में जाकर सारा दिन बोर्ड्स पर लेटे रहते थे। उनसे कोई काम नहीं लिया जाता था। इसके बदले में उन्हें बाकियों के मुकाबले ना सिर्फ घटिया दर्जे का खाना दिया जाता, बल्कि कोई दवा या दूसरी मेडिकल सप्लाईज भी नहीं मिलती थी। एक डॉक्टर ने टाइफस के रोगियों के इलाज में मेरी मदद मांगी। मुझे बवारिया में बीमार लोगों के कैंप में भेजा गया। वहाँ मुझे 50 पेशेंट से भरे हुए एक कोठरी में मदद के लिए रखा गया। वे सब बुखार से तप रहे थे और अपने होश में नहीं थे। अपने कोठरी के लिए मेडिकल सप्लाईज लाना भी मेरा ही काम था, जो केवल 10 बुखार की गोलियां थी। जो बहुत सीरियस होते थे केवल उन्हें ही एस्पिरिन की आधी गोली दी जाती थी। लाइलाज मरीजों के लिए कोई दवा नहीं थी। मैं हर बीमार की नब्ज चेक करता था। अपना राउंड पूरा करने के बाद मैं एक कोने में बैठ जाता था, जहाँ से मुझे बवारिया का लैंडस्केप नजर आया करता था। मेरे चारों तरफ कीड़ों से भरी हुई लाशें पड़ी रहती थी, मगर मैं बाहर के नज़ारे देखते हुए उन लम्हों में खो जाया करता था। कंसंट्रेशन कैंप में हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। कुछ कैदी अपनी भूख मिटाने के लिए नरभक्षी बन चुके थे। हम लड़ाई के मैदान में खड़े थे। उसी दौरान मैंने अपने एक साथी के साथ मिलकर भागने की कोशिश की। कैंप के बाहर उसका एक साथी हमें नकली डॉक्यूमेंट्स और यूनिफॉर्म्स के साथ मिलने वाला था, जिससे हम वहां से निकल सके। हम कुछ एक सामान चुराने के लिए कोठरी में वापस आए। मैंने एक बैग में टूथब्रश, खाना खाने का बर्तन और फटे हुए दस्ताने डाल दिए। पहली कोशिश में ही मैं पछतावे से भर गया।
मैं ऐसे कैसे अपने बीमार साथियों को छोड़ सकता था। मैंने आखिरी बार एक राउंड लगाने का फैसला किया और जब मैं राउंड लगा रहा था तो उनमें से एक बीमार ने मुझसे पूछा, क्या तुम भी बाहर निकल रहे हो? मैंने उसके आंखों में गहरी उदासी और ढेर सारा दर्द देखा। मैंने बाहर इंतजार कर रहे अपने साथी से कहा कि मैं नहीं भाग पाऊंगा। लेकिन कैंप में मेरा आखिरी दिन भी आया जब बैटल फ्रंट हम तक पहुंच गए थे। सारे गार्ड्स और कैपोस भाग चुके थे। सभी कैदियों को बड़ी तादाद में वहां से ले जाया जा रहा था। सबको सूरज डूबने से पहले वहां से निकलना था क्योंकि वे लोग पूरे कैंप को जलाने वाले थे। बस केवल वही लोग कैंप में बच गए थे जो बीमार थे। वे अभी भी कोठरियों में बुखार और बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। मैं और मेरा साथी वहां से निकलने के लिए तैयार थे। हमें 3 लाशों को कैंप के बाहर दफनाने का आदेश दिया गया। हम दोनों बारी बारी से अपना रक्सैक्स ले आए। हम भागने ही वाले थे कि तभी कैंप के गेट खुले। बड़ा सा रेड क्रॉस के झंडे वाली एक कार अंदर दाखिल हुई। ये इंटरनेशनल रेड क्रॉस का डेलीगेशन था। उन्होंने कहा कि हम सब अब सुरक्षित हैं। सबको दवाइयाँ और सिगरेट्स बांटी गई। सबको वहां से बाहर निकाला जा रहा था, मगर मैं और मेरा साथी पीछे छूट गए थे। हम टाइफस के मरीजों के साथ कोठरी में रुके रहे। आधी रात को डॉक्टर्स आए और चिल्लाए कि हम खुद को कवर कर लें। हमें गन शॉट्स, कैनन और राइफल्स की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। हम जंग के मैदान के बीचों बीच थे, मगर सुबह की पहली किरण के साथ ही सब कुछ थम गया था। कैंप के बाहर एक सफ़ेद झंडा फहरा दिया गया। मेरा नंबर 119104 के सफ़र का वो आखिरी दिन था। सो गाइज, यहाँ पे फ्रैंकल की वर्स्ट एक्सपीरियंसेस का एंड हुआ। लेकिन अब हम उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू फ्रैंकल ने इन सारी सिचुएशंस को हैंडल किया एंड जिनकी हेल्प से हम हमारे लाइफ के एक्चुअल मीनिंग तक एक स्टेप और आगे बढ़ सकेंगे। फ्रैंकल फाउंड फ्रीडम डिस्पाइट सफरिंग। कॉन्सेंट्रेशन कैंप की यातना के बावजूद विक्टर को लगा कि बुरी से बुरी सिचुएशंस में भी फ्रीडम या खुशी ढूंढी जा सकती थी, और ये सब हमारी सोच पर डिपेंड करता है। हम सबको हर सिचुएशन में लाइफ की मीनिंग ढूंढने की कोशिश करती रहनी चाहिए। जिन प्रिजनर्स को लगता था कि उनके जीने का कोई मतलब है, वे सर्वाइव कर जाते थे। जो होप छोड़ देते थे, उनकी डेथ जल्दी हो जाया करती थी। रोजमर्रा की जिंदगी में भी ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं। जैसे कई बार फेल होने पर कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब जीने का कोई मतलब नहीं रह गया। लेकिन अगर वे अपना एटीट्यूड बदल लें और सोचें कि वे लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, तो आगे चलकर वे बहुत सफल भी हो सकते हैं। जैसे वे सिर्फ चाय बेचने का कोई स्टार्टअप चला सकते हैं जिसमें पढ़ाई लिखाई का इतना योगदान ही नहीं होता, और बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसलिए विक्टर कहते हैं कि प्रिजन में भी उन्होंने हर दिन ये सोचा कि आज का दिन वे कैसे खुश रह सकते हैं, अपने काम में मीनिंग कैसे ढूंढ सकते हैं, और ऐसा करते रहने से वे इतनी यातनाओं में भी सर्वाइव कर गए। उन्होंने ऐसा एटीट्यूड डेवलप कर लिया था जिससे कैद होने के बावजूद उन्हें लगता था जैसे वो आज़ाद हों। लोगोथेरेपी अलाउड फ्रैंकल टू स्प्रेड फ्रीडम। सो गाइस, जब विक्टर साइकाइट्रिस्ट थे तो उन्होंने लोगोथेरेपी नाम की टेक्निक डेवलप की थी। इस टेक्निक से वे कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भी सर्वाइव कर पाए। कभी न कभी हर इंसान अपने आप से ज़रूर पूछता है कि मैं क्यों जी रहा हूँ, मेरे जीने का क्या मतलब है, हर दिन वही दिन बिता रहा हूँ। विक्टर कहते हैं कि उनके पास बहुत से पेशेंट आते थे जो लाइफ का मीनिंग खो चुके थे। उन्हें लगता था लाइफ का कोई मीनिंग नहीं रह गया है और वे बिना किसी मकसद के जिए जा रहे हैं। इसलिए विक्टर ने उन्हें लोगोथेरेपी टेक्निक सिखाई, जिसका मतलब था कि लाइफ के हर छोटे काम में मीनिंग ढूंढना। अगर लाइफ का मीनिंग नहीं है तो आप उसे एक न्यू मीनिंग दे दीजिए, जिससे आपको अपना सेल्फ इम्पोर्टेंस पता चल सके। आपको अपना एटीट्यूड ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे आप हर काम को पूरी शिद्दत से करें, न कि उससे बोझ समझें। अगर आपके पास सब कुछ है तो आप किसी गरीब बच्चे की हेल्प कर सकते हो। इससे आपको अपनी लाइफ का मीनिंग और मकसद मिल जाएगा। लाइफ का मीनिंग सबके लिए अलग होता है और उसे आपको खुद ही ढूंढना होगा। कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कोई क्रिएटिव चीज़ बनाना, फैमिली का ख्याल रखना, सोसाइटी की सेवा करना। ऐसे सोचने बैठेंगे तो आपको छोटे बड़े 1000 मीनिंग्स मिल जाएंगे
और आप हर छोटे काम में मीनिंग तलाश कर सकेंगे। बस आपको ये याद रखना है कि आपको किसी भी एक्टिविटी को छोटा नहीं समझना है या फिर उसे नॉर्मल समझकर इग्नोर नहीं करना है। जैसे चाय पीने जैसी सामान्य चीज में भी मीनिंग ढूंढा जा सकता है। जैसे इसका एक मीनिंग खुद को तरोताज़ा और खुश करना भी हो सकता है। आप एक कप ऑफ टी आराम से म्यूजिक के साथ एंजॉय कर सकते हैं एंड उस सिंपल सी चाय के साथ आप अपनी लाइफ के लिए एक बहुत ही मीनिंगफुल मोमेंट क्रिएट कर सकते हैं। लोगोथेरेपी में लोगोस का मतलब है लॉजिक, मतलब आपके जीने का या किसी भी काम को करने का क्या लॉजिक है और आपको वो लॉजिक खुद ही तलाश करनी होगी। द 3 वेल्स ऑफ मीनिंग। अगर आपको किसी भी काम को मीनिंगफुल बनाना है तो आप इन 3 स्टेप्स का यूज करें। ये विक्टर ने अपनी लोगोथेरेपी टेक्निक में ही बताए हैं। नंबर 1, परस्यू अ लाइफ टास्क। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है और आप निराश हो गए हो तो सबसे पहले एक टास्क ढूंढें जिस पर आप पूरी जिंदगी काम कर सकें। जब विक्टर को कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया गया था तो उस समय वे एक बुक लिख रहे थे, लेकिन जेल में डालने से पहले उनकी मैन्युस्क्रिप्ट छीन ली गई और उसे जला दिया गया। ये उनकी सारी जिंदगी की पूंजी थी और उन्होंने इस पर कई सालों तक काम किया था, लेकिन विक्टर ने हार नहीं मानी। उन्होंने इसे दोबारा लिखने को ही जिंदगी का टास्क बना लिया। वे छोटे छोटे कागज के टुकड़ों पर फिर से लिखने लगे। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि ये बुक पूरी होगी, पब्लिश होगी या इसे कोई पढ़ेगा या फिर ये कम्प्लीटली वेस्ट होगी। वे सिर्फ लिखते थे और उसमें पूरा डूब जाते थे। ये उनकी जिंदगी का टास्क या गोल बन गया था। विक्टर कहते हैं जो प्रिजनर्स हर दिन किसी न किसी टास्क में लगे रहते थे और उसे पूरे मन के साथ करते थे, वे ज्यादा लंबी जिंदगी जीते थे और खुश भी रहते थे। इसलिए हमें कोई ना कोई टास्क जरूर लेना चाहिए जिससे हमारा और सोसाइटी का भी भला हो सके। नंबर 2, लव। लाइफ को मीनिंगफुल बनाने का दूसरा स्टेप है प्यार। कभी भी प्यार करना न छोड़ें, कभी भी बिटर नहीं बनना चाहिए। अंदर से कड़वे कभी मत बनिए। मान लीजिए अगर कोई गरीब व्यक्ति अपने पड़ोसी से प्यार से बात करता है तो कम से कम वो दिल से तो अमीर ही माना जाएगा। अपने पड़ोसी को तो वो खुश कर ही देगा, साथ ही इससे उसके दिल में खुशी भी भरी होगी। विक्टर ने लव की डेफिनेशन अलग दी है। हम यहाँ रोमांटिक लव की बात नहीं कर रहे हैं। आप अपने हर काम में लव अफेक्शन रख सकते हैं। किसी के लिए चाय भी बना रहे हो तो प्यार से बनाइए। अगर चिड़चिड़े होकर बनाएंगे तो आपकी जिंदगी के वो 5 मिनट भी मीनिंगलेस हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट है सफर ब्रेवली। तीसरा स्टेप है कि जिंदगी की हर मुसीबत का सामना बहादुरी से करना चाहिए। कुछ लोग लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम से ही घबरा जाते हैं और निराश हो जाते हैं। कुछ लोग एक बार फेल हो जाने से ही हार मान लेते हैं और दोबारा ट्राई ही नहीं करते। लेकिन विक्टर कहते हैं कि उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप की हर यातना का सामना बहादुरी से किया। उनके अनुसार हमें प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स न बोलकर एक एक्सपीरियंस बोलना चाहिए, क्योंकि हर प्रॉब्लम आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बना देती है। आपका ब्रेन उस समय मुश्किल से लड़ना सीख जाता है और उसे एक अच्छी ट्रेनिंग मिल जाती है। इसलिए अगर आप सफ़र भी कर रहे हो तो हिम्मत बनाए रखें। रात कितनी भी अंधेरी हो उसकी सुबह ज़रूर होती है। सो गाइस, इन 3 स्टेप्स के ज़रिए हम लाइफ को मीनिंगफुल बना सकते हैं। आपको उसे जीने में भी मज़ा आएगा और आप दूसरों को भी अपने एटीट्यूड से मोटिवेट कर रहे होंगे। यूज़ योर इमेजिनेशन टू ओवरकम सफरिंग। अगर आप कोई मुसीबत झेल रहे हो या मुश्किल समय से गुजर रहे हो तो आप अपनी इमेजिनेशन पावर, अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। आप हमेशा ये सोचें कि आज से 5 साल बाद आप कहाँ होंगे। मान लीजिए आप खुद को अमीर बनाना चाहते हो तो आपको अपनी कल्पना में देखते रहना होगा कि आप ये कैसे करेंगे। आप इमेजिन करिए जैसे आपने कोई बिजनेस लगाया, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता चला गया। तो आप इस प्रोसेस के हर पहलू की कल्पना करते रहिए और ऐसा आप डेली कीजिए। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोला जाता है। कुछ लोग इसे सीक्रेट भी कहते हैं। जो आप इमेजिन करते हैं वैसी ही चीज़ आपकी तरफ आकर्षित होती है। और इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऑलरेडी एक बुक पब्लिश की गई है जोसेफ मर्फी के थ्रू, जिसका नाम है आपके अवचेतन मन की शक्ति, दैट इज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिस पे ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे फुल ऑडियो बुक एज वेल एज चैप्टर वाइज डिटेल समरी, ये दोनों ही अलग अलग पोस्ट की हैं।
सो अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप उस पूरी बुक को ज़रूर सुने। एंड अगर आपके पास टाइम थोड़ा कम हो तो डिटेल चैप्टर वाइज समरी ज़रूर सुने। वो आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एंड अगर आप वो रीड करना चाहेंगे तो मैं ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाउन कर दूंगी, आप वो भी एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए। एंड नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, इस पॉइंट को लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। जो आप इमेजिन करते हैं वैसी ही चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। अगर आप हमेशा सोचते रहेंगे कि मैं कितना गरीब हूँ तो आपकी तरफ गरीबी ही अट्रैक्ट हो जाएंगी। इसके बदले आप इमेजिन कीजिए कि एक दिन आप बहुत अमीर बनेंगे, आपके पास बहुत बड़ा बंगला, गाड़ी, आपकी कंपनीज, एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस होगा, आप लोगों के लिए बहुत सी चैरिटी करेंगे। बार बार ऐसे सीन्स को इमेजिन करने से आपके दिमाग में एक उम्मीद बन जाएगी और आपका दिमाग आपके इस ड्रीम को साकार करने के लिए आपके लिए आइडियाज ढूंढने में जुट जाएगा। साथ ही इमेजिनेशन से आप अपने मुश्किल समय में भी मुस्कुरा पाएंगे और अधूरे में भी आपको रोशनी की किरण दिखेगी। कंक्लूजन गाइस, आज भी डेली लाइफ में बहुत से लोग तरह तरह के टॉर्चर से गुजर रहे होते हैं, जैसे स्लम एरियाज में रहने वाले लोग, अनएम्प्लॉयमेंट झेल रहे लोग, अपने गाइड का टॉर्चर सह रहे पीएचडी करने वाले स्टूडेंट्स, प्राइवेट कंपनीज में कम सैलरी में भी काम करते हुए लोग, किसी क्राइम के शिकार हुए लोग, एक्सेट्रा। ये लिस्ट बहुत लंबी है। ग्रास रूट लेवल से लेकर हायर केसेस तक हर कोई अपने लाइफ में किसी न किसी तरीके से सफ़र कर रहा है, लेकिन उन्हें लोगोथेरेपी के 3 स्टेप्स यूज़ करने चाहिए, जो है टास्क, प्यार करते रहना और मुश्किलों के समय भी हिम्मत बनाए रखना। साथ ही इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके एक उज्जवल भविष्य के बारे में सोचते रहना। ऐसा करने से हर कोई विक्टर फ्रैंकल की तरह बुरे से बुरे समय में भी सर्वाइव कर जाएगा और अपनी लाइफ को हमेशा मीनिंगफुल बनाए रखेगा। सो गाइज, आई होप विक्टर फ्रैंकल की इस बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग पर बनाई गई मेरी इस समरी से आपको बहुत मोटिवेशन मिली होगी। सो नीचे कमेंट करके मुझे भी ज़रूर मोटिवेट करें ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे बहुत सारे अमेजिंग से बुक समरीज यहाँ पर पब्लिश करती रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगली बुक आप कौन सी सुनना चाहेंगे, मैं उस पर वर्क करना शुरू कर दूँगी। वीडियोस पोस्ट करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लग जाता है बिकॉज़ मैं मैनुअली पूरी बुक को रीड करके आपके लिए इस पूरी बुक की समरी को मैं क्रिएट करती हूँ, स्क्रिप्ट लिखती हूँ एंड देन उसे रिकॉर्ड करके एडिट करती हूँ। मेरी कोई टीम नहीं है, मैं अकेले ही काम कर रही हूँ एंड ऑनेस्टली इस बुक से मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाई हूँ क्योंकि एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग, क्योंकि मैं भी एक टाइम पर कंफ्यूज थी एंड मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, मेरी लाइफ का क्या मीनिंग है। एंड देन मैंने अपनी लाइफ की मीनिंग इन बुक्स से निकालने की कोशिश की एंड मुझे वो इतना ज़्यादा यूज़फुल लगा कि मैंने डिसाइड किया कि मैं ये चीज़ें उन सारे लोगों के साथ शेयर करूं जो बुक्स को जानना तो चाहते हैं बट रीड करने का उनके पास टाइम नहीं होता है। एंड देखिए, मेरे घंटों के ऐसे ही छोटे छोटे एफर्ट्स से आज 1500 प्लस लोगों की फैमिली बन चुकी है। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन जिन्होंने एक भी व्यू काउंट मुझे दिया है या मेरे वीडियो को एक भी लाइक किया है। दैट मीन्स अ लॉट टू मी एंड आई प्रॉमिस कि मैं अपनी फुल डेडिकेशन के साथ ऐसे ही नए नए ऑडियो बुक समरीज आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक स्माइल के साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। दिस ऑडियो बुक वॉज प्रेजेंटेड टू यू बाय एस्थेटिक नरेटर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, साइनिंग ऑफ।